हम जज्बात में होते हैं जी, ये लड़ाई आज फ़लस्तीनी लड़ाई लड़, जैसे आजकल हम कह रहे हैं ईरानी कौम लड़ाई लड़ रही है, वो बेचारे लड़ तो रहे हैं, लेकिन मसला उसका हल क्या निकलना है? हल ये निकलना है कि हमारे सामने सीरिया तबाह हो गया, हमारे सामने इराक तबाह हो गया, लिबिया तबाह हो गया, ईरान भी तबाह हो जाएगा, क्योंकि ईरान एक अमीर मुल्क तो नहीं है, गरीब मुल्क है, ये उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। हम नारे मारते रहेंगे कि जो हो ये बड़ी ईरान की कौम, बड़ी बहादुर कौम, फ़लस्तीनी बड़े बहादुर कौम, लेकिन उन्होंने जो हाल किया फ़लस्तीनियों का, वो 80 साल से बेचारे किस हाल में रहते हैं। हमें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि हम अपने ऊपर जो जबर है उसके खिलाफ बोल सकें, लेकिन उनके लिए हम नारे मारते हैं और वो बेचारे वहाँ इस हाल में जाते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो एक प्लांटेड ज़ायनिस्ट है, ये ओरिजिनल इजराइल का बंदा नहीं है। ये अगर आप इसकी जाके हिस्ट्री देखेंगे, ये अमेरिकन जो ज़ायनिस्ट है एपेक के, उन्होंने इसको प्लांट किया हुआ, इसलिए उसकी गवर्नमेंट भी नहीं बदल देते क्योंकि उनका एजेंडा इज डिफरेंट। लेकिन इजराइल के अंदर अभी भी वॉइसेस हैं, जो वॉइसेस ये बाहर नहीं आने दे। आप देखें इसके खिलाफ बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, इसका मकसद अपनी आवाम को शऊर देना है, सियासी, समाजी और माशी। दुनिया में जो कौमें जिन्होंने तरक्की की वो इस शऊर की वजह से की। जो इशराफिया है, जो इक़्तिदार में होती है, वो कभी भी अपने लोगों को वो हकूक़, वो राइट्स नहीं देती जो अवाम खुद ले सकते हैं। तो आपको भी इस फोरम को सुनना चाहिए, इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, इसको ज्वाइन करना चाहिए, ताकि हम एक पाकिस्तान में एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल क्लास बना सकें जो इस मुल्क की बागडोर संभाल सके। व्यूअर्स, एक बार फिर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस फोरम का मकसद कौम और ख़ास तौर पे नौजवानों को पॉलिटिकली अवेयर, सोशली अवेयर, उनकी मॉरल ग्रूमिंग, अपब्रिंगिंग और उनको एक प्रैग्मेटिक, रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग वाली अप्रोच देनी है, ताकि वो हमारे ये मजहबी और सियासी रहनुमाओं से एक्सप्लॉइट ना हो। आज का हमारा वीलॉग यही जो अमेरिका, इसराइल, ईरान जंग चल रही है, इसको इस पर्सपेक्टिव में देखना है कि क्या ये एक मजहबी तनाज़ा है, क्या ये एक रिलीजियस वॉर है, या ये एक सियासी वॉर है, क्योंकि इसको भी बहुत बिल्ड किया जा रहा है कि ये इस्लाम और यहूद की जंग है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये इस्लाम और यहूद की जंग है, ये एक मजहबी जंग है, जिस तरह पहले एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 2001 में जब ये 3 में गए इराक वॉर में, उसे क्रूसेड्स कहा बुश ने। आप इसे कैसे देखते हैं? एक प्रोटेस्टेंट और कैथलिक की जंग भी रही 30 साल की। अच्छा, इसमें देखें, ये जो जंगों को या कॉन्फ्लिक्ट्स को मजहबी रंग देना जो है, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि इस जंग को इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी थोड़ा इसमें रिलीजियस कंटेंट डालने की कोशिश की है। और बाकी मुसलमानों की तरफ से तो होता ही है, हम भी इसको करते हैं, और इजराइल भी इसको एक्सप्लॉइट करता है रिलीजियस सेंटिमेंट को। सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो क्रूसेड्स की जंग थी वो भी रिलीजियस जंग नहीं थी। ये बेसिकली इलाकाई टेरिटोरियल कंट्रोल जो था बैतुल मुक़द्दस का, यरूशलेम का, उसके ऊपर एक नैरेटिव था। और उसमें जो किंग्स जो थे, जो एम्पायर्स एंटर हुई थी उसके दरमियान उस जंग में, क्योंकि कैथलिक चर्च को भी ये था कि हमारा एक कंट्रोल निकल गया, क्योंकि चर्च, आपको ज़हन में रखें कि वो बहुत ही उनका बड़ा कंट्रोल था, वो ख़ुद एक एम्पायर था। और इसी तरह जो उसमें रूलर्स आए डिफरेंट, वो भी इसीलिए आए थे कि एक टेरिटोरियल कंट्रोल, जिससे उनको बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्सपेंशन होनी थी, क्योंकि ट्रेड राउट थे जो उनके काबू कंट्रोल में नहीं थे। तो उन्होंने जिस तरह बहुत सारे और मुल्कों में या हिस्ट्री में किया गया, और इवन प्रेजेंट हिस्ट्री में भी, कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट को फिर वो एंटर करते हैं, क्योंकि लोगों को ये सेंटिमेंट दिया जाता है कि वो हमारा किबला है या इस तरह, तो हमने इसको जाके कॉन्कर करना है, और फिर लोग उसमें अपने इमोशन से, सेंटिमेंट से एंटर होते हैं। ये जो इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है, ये मेरी राय में बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है। ये बिल्कुल एक टेरिटोरियल लड़ाई है, डिस्प्यूट है। अगर हम इस लड़ाई का हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई रिलीजियस लड़ाई नहीं है। एक्चुअली हमें पता है कि जो जूइश का एक डायस्पोरा, जो कि जब रोमन्स ने एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक्चुअली एक रिवोल्ट हुआ था अपना पैलेस्टाइन की लैंड पे 70 AD में, जिसमें कि एक उस वक्त कंट्रोल उन पे रोमन्स का ही था, लेकिन एक जूइश जो थे रिवोल्ट ग्रुप, रिबेलियन ग्रुप ने, उनके ख़िलाफ़ एक वॉर हुई थी, जो फर्स्ट उसे कह लें कि जूइश रोमन वॉर।
उस वॉर के बाद जो जूस थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जेरूसलम को रोमन्स ने उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया वहाँ पे, बहुत शहर को जला दिया और जो बहुत जूस थे वहाँ से निकल के स्केप हुए और उसको हम जूइश डायस्पोरा कहते हैं। उसी के बाद एक और कोई 100 अराउंड 50 ईयर्स बाद एक सेकंड फिर एक रिबेलियन हुआ और उस रिबेलियन के बाद फिर इवन रोमन्स ने जूस का वहाँ रहने पे भी पाबंदी लगा दी थी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि टोटल जूस वहाँ से चले गए हों, फिर भी कुछ जूस वहाँ रहे हमेशा हिस्ट्री में। तो ये जो डायस्पोरा था ये यूरोप में आया, ये अरब में आया, मिडल ईस्ट में, और ये नॉर्थ अफ्रीका में आया। ये डायस्पोरा जो यूरोप में रहता था इनके अगेंस्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक डिस्क्रिमिनेशन थी यूरोपियन कम्युनिटीज़ के अंदर, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, और ये अपने गेटोज़ में रहते थे और इनको एक इनकी परसिक्यूशन होती थी वहाँ पे, इनके अगेंस्ट इनके जो इम्पोर्टेंट लोगों को मार भी दिया जाता था, असैसिनेशंस होती थी। लेकिन ज्यूज़ का एक आई वुड से कि उन्होंने एक कह लें क्वालिटी है कि क्योंकि इन पे बहुत सारे ट्रेड जॉब्स पे पाबंदी थी, तो ये कुछ इन्होंने क्योंकि क्रिश्चियन जो थे इनके अंदर सूद जो है इंटरेस्ट इसके ऊपर चर्च की तरफ से टोटल मना था कि वो सूद का काम नहीं हो सकता। उसके लिए जूस ने फिर ये काम शुरू किया, क्योंकि इनके यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि वो आपस में तो नहीं कर सकते लेकिन जेंटाइल्स जो हैं जो दूसरी कौमें हैं उनके साथ कर सकते हैं। तो इन्होंने उसको लेकर ये काम बैंकिंग का, मनी एक्सचेंज का ये शुरू किया। उसकी वजह से दे बिकेम वेरी रिच। ये हमेशा इवन उस डायस्पोरा टाइम में जूस के अंदर काफ़ी लोग रिच होते थे, और जो यूरोप उस वक्त इस तरह का नहीं था, जहन में रखें। जिस तरह जर्मनी जो था वो इस तरह नहीं था, फ्रैंकफर्ट अलहदा स्टेट थी, हैम्बर्ग अलहदा स्टेट थी, इस तरह बाकी का यूरोप भी इसी तरह था। तो इनके पास बहुत पैसा होता था और ये उसके साथ गवर्नमेंट्स को सपोर्ट भी करते थे, उन्हें लोन भी करते थे। फ्रैंकफर्ट की गवर्नमेंट का बड़ा एक मशहूर वाक़या भी है, जिससे रॉथचाइल्ड जो फैमिली है ये किस तरह इंग्लैंड में एंटर हुई। तो ये इसी तरह रह रहे थे, लेकिन एक इनके यहाँ एजुकेशन भी बहुत थी, क्योंकि इनके लोग पढ़ लिख भी रहे थे। दे मेड इट अ पॉइंट कि अपने लोगों को पढ़ाएं लिखाएं। जब मॉडर्न एज में आकर वेस्ट में एजुकेशन का बड़ा एक वेव आई, उस वक्त इन्होंने 1880 ऑनवर्ड आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया जो हंगरी इसमें अपना एक एम्पायर थी उसमें जूस रहते थे, और वहाँ पे कुछ परसिक्यूशंस हुई। एक जूइश आर्टिस्ट थे, उनको असैसिनेट किया गया, जिस पे जूस में काफ़ी परटर्ब हुए। तो थियोडोर हर्शल एक जू थे, ही वाज अ जर्नलिस्ट। एक सेकुलर जूइश फैमिली थी जो बिलीव करते थे कि यूरोपियंस के साथ जूस जो हैं इनको मिल के रहना चाहिए, ये उसमें एसिमिलेट कर सकते हैं। लेकिन थियोडोर हर्शल नहीं, फिर ये एक उसको आया कि ये तो बड़ा चीज़ें ऐसी ख़राब हैं कि जूस इसमें बड़े परसिक्यूट होते हैं। तो ही स्टार्टेड अ मूवमेंट कि हमें एक सेपरेट होमलैंड लेनी चाहिए जहाँ पे जूइश कम्युनिटी को माइग्रेट किया जाए। उस मूवमेंट में उन्होंने ये नोशन जो था, हालांकि ही वाज नॉट अ रिलीजियस पर्सन, और बल्कि बाद लोगों का ख्याल है कि ही वाज एन एथियस्ट और एग्नोस्टिक, और इस तरह जो बाकी लोग भी रिच लोग थे जो साथ ज्वाइन किए थे, जो रिलीजन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, और उनके डिफरेंसेस थे जो उस वक्त की रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी। लेकिन उस वक्त उन्होंने ये नोशन यूज़ किया, क्योंकि अगर हम ज्यूज़ को लेके जाएंगे यूरोप से, रशिया से वापस, तो ये ऐसे तो नहीं मूव करेंगे, तो हम इन्हें एक रिलीजियस सेंटिमेंट से लेके जाते हैं। तो वो था रिटर्न टू जायनिज्म। जायन यानी जायनिज्म का जो उसी से निकला कि वो अपनी होमलैंड पे वापस जाना। तो उसको उन्होंने कि जी ये हमारी सेक्रेड होमलैंड है, गॉड प्रॉमिस्ड होमलैंड है जो पैलेस्टाइन का इलाका है, तो इसमें हम अपने लोगों को वापस लेके जाते। तो इस तरह उन्होंने रिलीजन का जो एलिमेंट था इसमें एंटर किया। इसी को लेकर उन्होंने यूरोप में इसके ऊपर पॉलिटिकल कैंपेन शुरू कर दी, क्योंकि देवर वेल्थी। उन्होंने ब्रिटेन को भी और दूसरे मुल्कों में अपना लोग पॉलिटिकल जो थे लॉबिंग शुरू कर दी। इसी दौरान में वर्ल्ड वॉर 1 हुई। वर्ल्ड वॉर 1 में जो ब्रिटेन था वो हम सबको पता है कि अरब उसके अलाय बने अगेंस्ट द ऑटोमन्स, यानी मुसलमान के ख़िलाफ़। उसमें एक फॉरेन पावर के साथ अलाय बने, जिस तरह आज भी हम देखते हैं। और उसमें था कि जब ऑटोमन एम्पायर ब्रेक करेगी तो ब्रिटिश ने उनसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक अरब स्टेट बना देंगे, सेपरेट अरब स्टेट। और उसमें पैलेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा था, हिस्ट्री ज़रा क्लियर नहीं है कि वो अरबों को दिया जाएगा या उसका क्या होगा, लेकिन ये थोड़ा सा एक एलिमेंट वहाँ हुआ। इसमें जो थियोडोर हर्शल जो थे और जो जूस थे, ये आए भी ऑटोमन सुल्तान के पास। इनको कहा जी कि हमें पैलेस्टाइन में अपनी कम्युनिटीज़ को लाने दें,
और हमें ये याद रखना चाहिए कि जो पैलेस्टाइन था उस वक्त का, उसमें जूइश भी रहते थे, काफ़ी बड़ी तादाद में जूइश रहते थे, माइनॉरिटी थी। वो ज़्यादातर रिलीजियस जूस थे जो अपनी मजहबी एसोसिएशन की वजह से उस जगह पे रहते थे, और इसी तरह क्रिश्चियंस भी बहुत रहते थे। मैंने खाली मुसलमान नहीं थे, क्रिश्चियंस की एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट वहाँ पे माइनॉरिटी थी। सबसे बड़ा तो यकीनन मुसलमान थे, और उनके अगर आप के इल्म में हो कि वहाँ पे जो बैथलहम है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चर्च है, वो जीसस का वो जगह है, तो इसलिए उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट उसके साथ रिलीजियस एफिलिएशन है। लेकिन ऑटोमन सुल्तान को उन्होंने ऑफ़र किया था कि अगर आप हमें अलाउ कर दें तो हम आपके जो सारे डेट्स हैं, क्योंकि बाय दैट टाइम ऑटोमन जो थे एक एम्पायर अंदर से वीक हो रही थी, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उनके डेट्स बहुत बढ़ चुके थे, और डेट्स उन्होंने लिए भी बाहर से, फ्रांस से लिए हुए थे और इस तरह के मुल्कों से। तो उन्होंने ऑफ़र किया था कि हम आपका डेट भी क्लियर कर देंगे, और आपकी हम जो ब्रिटिश के साथ आपका जो लड़ाई झगड़ा है उसको भी हम रिकन्सिलेशन करके आपके लिए बेटर टर्म्स कर देंगे। लेकिन सुल्तान ने एग्री नहीं किया इसके साथ, जिसकी वजह से फिर उन्होंने अपनी वो प्लानिंग करते रहे। उसमें फिर उन्होंने ब्रिटिश के साथ वर्ल्ड वॉर के दौरान 1916 में ये थोड़ा बातचीत की और उनको कन्विंस किया कि वो हमें वहाँ पे पैलेस्टाइन में अलहदा मुल्क बनाने दें। रॉथशाइल्ड जो फैमिली थी, उस जो हिस्ट्री में आता है कि उस ज़माने में उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ब्रिटेन को दिए जंग के लिए। और बाद में उन्होंने इज़राइल, जब उन्होंने अलाउ कर दिया ब्रिटिश ने, आर्थर बालफोर्ड एक जो डिक्लेरेशन है, आर्थर बालफोर्ड उनके सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे, जिन्होंने ये अनाउंस किया कि हम पैलेस्टाइन में एक इज़राइल स्टेट बनाने जा रहे हैं। वहाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि पैलेस्टीनियंस की स्टेट नहीं होगी, बल्कि कहा कि एक स्टेट और बनाने वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद जूइश माइग्रेशन उधर शुरू हो गई। अरब्स जो थे उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा सा रिएक्शन भी दिया, लेकिन अरब्स के अपने इंटरेस्ट थे कि उन्हें ब्रिटेन ने अगली स्टेट देनी थी, अरब स्टेट, तो उस तरह अरब कंट्री से वो रिएक्शन नहीं आया। लेकिन जो अंदर थे पैलेस्टीनियंस, उन्होंने, और वहाँ जो पहले से जूइश कम्युनिटी थी, जो रिलीजियस कम्युनिटी थी, उन दोनों ने मिलके, और इंक्लूडिंग द क्रिश्चियन कम्युनिटी, तीनों ने रादर मिलके जो ये सेटलमेंट हो रही थी जूइश की, उसके अगेंस्ट एक पूरी मूवमेंट शुरू की। और क्योंकि जो जूइश थे जो वहाँ पे पहले से रिलीजियस रहते थे, वो भी इसको गलत समझते थे जो ये हो रहा था। उनका ख्याल था कि ये अभी इनका राइट नहीं है। बहरहाल वहाँ पे फिर ब्रिटिश आर्मी आ गई और एक लंबी हिस्ट्री चली जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होते रहे। इस दौरान में वर्ल्ड वॉर सेकंड आई और फिर हॉलोकॉस्ट हो गया। जब हॉलोकॉस्ट हुआ तो एक सिंपथी व्यूज़ के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड चली गई, जिसमें कि वही वेस्ट में और अमेरिका में भी काफ़ी सिंपथी बढ़ गई। लेकिन उस वक्त तक एक बहुत झगड़ा भी अंदर हो रहा था। उस वर्ल्ड वॉर के बाद फिर ब्रिटेन ने कहा, जो अब नया जो ताकतें बनी, अमेरिका, रशिया और इंग्लैंड, ये साथ, तो ब्रिटेन ने ये कहा जी कि हम इस रीजन को अब नहीं संभाल सकते, क्योंकि उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज डिप्लीट हो चुके थे वॉर की वजह से। तो उन्होंने कहा अब हमारे लिए इसको संभालना मुश्किल है, तो इसका कोई डिसीजन जो है, क्योंकि उसी वक्त एक यूएनओ बनाने का भी प्रोग्राम बन गया था, और एक एक मीटिंग हुई याल्टा में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की और स्टालिन की और विंस्टन चर्चिल की, उसमें एक नई दुनिया को इन्विजन किया गया, जो दुनिया काफ़ी जिसको बाद में हमने कोल्ड वॉर देखा। तो ये जो वहाँ पे इवन उसी टाइम पे 1945 में ही जब ये मीटिंग हुई थी, किंग साउद जो थे सऊदिया के, ये आके प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से मिले। ये एक मीटिंग एक उनके नेवल शिप में हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा जी कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से, क्योंकि उस वक्त ऑयल हो चुका था डिस्कवर, तो उन्होंने कहा हम ऑयल की जी एक्सेस है आपके लिए उसको बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे, हमारा आपसे ही एग्रीमेंट रहेगा। उसको पेट्रो डॉलर वाला एग्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट एग्रीमेंट है जहाँ पे उन्होंने अमेरिका को, कि उन्होंने देखा कि ये इमर्जिंग सुपर पावर है, तो उसको ये इंश्योर किया। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो जूइश स्टेट बनाना है ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, इससे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो आप इसको बिल्कुल फैसिलिटेट ना करें, तो हम इसमें हमारे साथ खड़े हों। तो रूजवेल्ट ने प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है अरब स्टेट्स के साथ है, तो मैं क्योंकि उन्होंने खुद नई स्टेट्स बनी हुई थी। अब जब हुआ ये कि उसी साल रूजवेल्ट डाइड 1945 में, तो हैरी ट्रूमैन प्रेसिडेंट बन गए। तो बाय दैट टाइम जो ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट थी, जैसे मैंने कहा ये सब बहुत रिच लोग थे, ये जूइश एक माइग्रेशन अमेरिका में भी हुई थी 1880 के बाद। वो कम्युनिटीज़ भी इन स्पाइट ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन अपने बहुत सेटल हो गई थी, और उन्होंने वहाँ पे अपना काफ़ी इन्फ्लुएंस बना लिया था। और ज़ायनिज़्म एक जो ज़ायनिस्ट एक प्रॉपरली उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने पूरा इन्फ्लुएंस करते थे। तो उन्होंने जो हैरी ट्रूमैन था,
एक्चुअली एक तो ये हुआ कि अमेरिका को और हैरी ट्रूमैन को हिस्ट्री ये बताती है कि वो काफ़ी इमोशनली अब उनकी साइड पे हो गए थे बिकॉज ऑफ द हॉलोकॉस्ट। और दूसरा एक एलिमेंट और भी हुआ कि उसी दौरान जब कोल्ड वॉर हुई तो एक डिफरेंट ब्लॉक बन गए, रशिया एक कम्युनिस्ट पावर के तौर पे सामने आ रहा, तो अब अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी डिफरेंट हो गए। तो उस वक्त जो मुलाकात हुई हैरी ट्रूमैन के साथ, जो उस वक्त उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे, उन्होंने एक तो सिंपैथेटिक बेस पे हैरी ट्रूमैन से रिक्वेस्ट की, और दूसरा उनको ये भी इश्योर किया कि हम वहाँ पे आपके अलाए होंगे, हम इस कोल्ड वॉर में जो रशिया के सामने हम बफर बनेंगे और हम उनका इन्फ्लुएंस फैलने में अरब स्टेट्स में उसमें आपको हेल्प करेंगे। तो हैरी ट्रूमैन का इवन जो अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस वक्त, मार्शल कुछ नाम था, ही वॉज अगेंस्ट इट, और उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर रेजिस्ट किया, पूरी कांग्रेस के लोगों ने रेजिस्ट किया, पर समहाउ हैरी ट्रूमैन गॉट सो मच कन्विंस कि उन्होंने डिसाइड किया जी कि हम इज़राइल स्टेट बनाएंगे और उसके साथ चलेंगे। और फिर 1948 में यूएनओ ने एक डिक्लेरेशन पास किया और उसमें एक पैलेस्टीनियन स्टेट विद 45% ऑफ लैंड और इज़राइल स्टेट विद 65% ऑफ लैंड बना दी। 55। हाँ जी, 55 वो स्टेट बन गई। तो वहाँ से, तो अब अगर आप इसको यहाँ पे आप देखें तो अभी तक कहीं भी रिलीजियस वॉर नहीं है, ये सारी एक पॉलिटिकल वॉर है, जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जो चल रहा है। इसमें इज़राइल का जो उनकी रीजंस थी जूस के यहाँ आने की, वो थी कि उनके वहाँ परसिक्यूशंस हो रही थी, क्रिश्चियन जो वेस्ट था, जो कि क्रिश्चियंस नहीं था क्योंकि वो बहुत उस वक्त तक लिबरलाइज हो चुके थे। आपको पता है जो उनकी एक अपनी हिस्ट्री है रिलीजन की, उसको हम अलहदा डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ जो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट डिफरेंट हो गए, तो इसको इवन रशिया ने भी सपोर्ट किया था, क्योंकि रशिया ने और तरह से देखा था शुरू में, तो उसने सोचा कि शायद मैं इनको अपना एलाय बना सकूंगा, लेकिन बाद में वो जब अमेरिकन एलाय बन गए, उन्हें नहीं पता था, तो बाद में रशिया ने फिर अरब स्टेट्स के साथ अपने आप को ज़्यादा क्लोज करने की कोशिश की। और यूएस को ये भी था, जो एक वन ऑफ द जो है थ्योरी इसमें, कि जो डेविड बेनगोरियन थे, जो इज़राइल की जो मूवमेंट थी जूइश की, उसके लीडर थे, उन्होंने हैरी ट्रूमैन से जो मीटिंग में ये कहा कि ये जो अरब्स हैं, ये क्योंकि एक इनकी पूरी आइडियोलॉजी है इस्लाम की और ये खिलाफत के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कल को दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो सकते हैं, तो दे हैव मोर प्रोबेबिलिटी कि दे विल बी योर कंपैटिटर वन डे, और ये शायद रशिया के साथ खड़े हो जाएं। तो हम जो है तुम्हारे एलाय होंगे, क्योंकि हमने तो एक सिक्योरिटी भी चाहिए, और सेकेंडली हमारा इनसे डिस्प्यूट होना है, तो हम तो तुम्हारी तरफ ही खड़े रहेंगे। और हैरी ट्रूमैन इससे भी कन्विंस हो गया, तो इसलिए ये स्टेट जो थी वो वहाँ बन गई। उसके बाद मुसलमानों ने फिर 48 में एक लड़ाई की, अरब्स ने मिलकर। अब उस लड़ाई को कहा अगेन, जो मुसलमानों का इंटरेस्ट था वो इज़राइल स्टेट का ना बनना था, उनका इंटरेस्ट पैलेस्टाइनियंस उस तरह नहीं थे, जिस अगर आप हिस्ट्री को क्रिटिकली देखें, उसकी मैं बाद में भी एविडेंस दे सकता हूँ। और फिर 56 में जमाल अब्दुल नासिर ने सुएज़ कनाल पे जब किया, उसको कंट्रोल किया, तो फिर एक लड़ाई जो थी वो ब्रिटेन और फ्रांस और इज़राइल के साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ी, जिसमें फिर अमेरिका और रशिया एंटर हुए और उन्होंने उनको रोक दिया। उससे फिर टोटल कंट्रोल उसके बाद अमेरिका का हो गया उस रीजन के ऊपर, और ब्रिटेन और फ्रांस पीछे हो गए। फिर एक लड़ाई 67 में की गई जिसमें इज़राइल ने और एरियाज़ कंट्रोल कर लिए, उसके बाद उसने सेटलमेंट्स बहुत बढ़ा दी, गोलन हाइट्स भी ले ली, और जो पेनाइला भी में भी आ गए। फिर 73 में एक और वॉर हुई जो इजिप्ट ने और उसने सीरिया ने लड़ी, उसमें भी डिफीट हुई, लेकिन उसमें एक प्रेसिडेंट कार्टर ने ऑस्लो एकॉर्ड के थ्रू एक एग्रीमेंट करा दिया बिटवीन इज़राइल एंड इजिप्ट, और इजिप्ट को फिर उन्होंने जो पेनिनसुला था वापस कर दिया सिनाई का, और इस तरह ये लड़ाइयाँ चलती रहीं। इसमें कहीं भी कोई, यानी अगर आप देखें मुसलमानों को, उन्होंने कभी कोई पीस की कोशिश नहीं की, लड़ाइयाँ लड़ते रहे, और इवेंचुअली ये हुआ ये कि आज जो हम जहाँ खड़े हैं, कि जो पैलेस्टाइन उस वक्त 45% था, आज वो शायद 10% रह गया है। पीस एफर्ट्स उस तरह जो करने चाहिए थे मुसलमान मुल्कों को, क्योंकि लड़ने की तो इनको पता लग गया कि हमें सलाहियत नहीं है, लेकिन इनके पास बहुत पावर थी, रिसोर्सेज थे बिकॉज ऑफ ऑयल, तो एक सीरियस एफर्ट किया जाना चाहिए था उस रीजन में पीस के लिए, जो उन्होंने, हम देखते हैं कि अरब लीग, ओपेक, किसी ने भी नहीं किया। तो अनफॉर्चुनेटली वो इशू जो था वो आज तक अब इस स्टेज पे पहुंच गया कि जहाँ पे अब वो उन्होंने सारे जो मुल्क थे अरब के ऑलमोस्ट बारी बारी उनको वो तबाह करते जा रहे हैं, और अब ईरान पे हम इस वक्त प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट को देख रहे हैं। तो इसमें आपको कहीं भी ये नज़र नहीं आ रहा कि इसमें कोई रिलीजियस एलिमेंट था। हाँ, जो हमारे जैसे जो मुल्क हैं, पाकिस्तान जैसे या इवन अरब, तो अवाम कभी भी नहीं लड़ी,
और उनके क्लैरिक्स भी आपको पता है सऊदीया यूएई ये तो बड़े कंट्रोल्ड क्लैरिक्स हैं, उनके ऊपर तो गवर्नमेंट्स के कंट्रोल है। हमारे यहाँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे एक उसका इसको रिलीजियस जंग बना के लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की गई। और यकीनन जो हमास थी उसने भी यही किया कि उनको रिलीजियस सेंटिमेंट यूज़ किया गया। लेकिन ओवरऑल ये मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस इशू को रिजॉल्व करने की तरफ जब हमने जाना है तो इसकी डिस्टिंक्शन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कि हम आगे अपने सेगमेंट में देख सकते हैं। सब ये सारी जो आपने हमें एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया, इससे तो ये वाज़ेह हुआ कि ये एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था और है, ना कि रिलीजियस। अब हम आगे सोल्यूशन की तरफ जाएं तो ये कितना ज़रूरी है इस बात को समझना, इसका बैकग्राउंड, कि ये एक रिलीजियस इशू नहीं था, ये एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था और है। देखिए ये बहुत अहम है कि जो रिलीजियस इश्यूज होते हैं ना वो फिर बहुत इमोशनली ड्राइव्ड हो जाते हैं, उसमें को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे हमने देखा मुस्लिम बाज़ जगहों पे उनके झगड़े हुए फ़िरकाबाजी पे, एक इलाके में दूसरे इलाके में, तो फिर वो अपने एक इलाके में लोग जाते भी नहीं थे। इस तरह की चीज़ें होती रही, अभी भी है हमारे जैसे उधर गिलगित बल्तिस्तान और इन इलाकों की तरफ। ये बहुत ही, क्योंकि लोग बहुत इमोशनली ड्राइव हो जाते हैं, एक दूसरे को मरने मारने पे आ जाते हैं, तो उसमें को एग्जिस्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो पैलेस्टाइन और इजराइल है, देखें ये एक ही लैंड है, दोनों को ख़त्म करना एक इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल रियलिटी। अब इजराइल ने एक बहुत बड़ा मैसेकर किया फ़लस्तीनियों का, जो कि बहुत ही जुल्म है, और उसकी जितनी भी हम मजम्मत कर सकें कम है। लेकिन मजम्मत से मसले तो नहीं हल होते। मुस्लिम दुनिया ने क्या कर लिया, हम जो मुसलमान यहाँ पे बैठे होते हैं, हम यहाँ से बड़े नारे बुलंद करते हैं, हम जज्बात में होते हैं जी ये लड़ाई आज फ़लस्तीनी लड़ाई लड़, जैसे आजकल हम कह रहे हैं ईरानी कौम लड़ाई लड़ रही है, वो बेचारे एक लड़ तो रहे हैं, लेकिन मसला उसका हल क्या निकलना है? हल ये निकलना है कि हमारे सामने सीरिया तबाह हो गया, हमारे सामने इराक तबाह हो गया, लिबिया तबाह हो गया, ईरान भी तबाह हो जाएगा, क्योंकि ईरान एक अमीर मुल्क तो नहीं है, गरीब मुल्क है, ये उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। हम नारे मारते रहेंगे कि जो हो ये बड़ी ईरान की कौम, बड़ी बहादुर कौम, फ़लस्तीनी बड़े बहादुर कौम, लेकिन उन्होंने जो हाल किया फ़लस्तीनियों का, वो 80 साल से बेचारे किस हाल में रहते हैं, किसी मुसलमान मुल्क ने कभी उनके लिए कुछ किया है? तो इसका मतलब कि ये जज्बात से निकलना होगा। फ़लस्तीन जो मुसलमानों को असल में चाहिए था वो यही था कि एक सेंस प्रिवेल करती। जब आपने जंगें भी कर ली और आप इसराइल को ख़त्म नहीं कर सके, और आपको नज़र आ गया कि दुनिया की सुपर पावर्स उसके साथ खड़ी हैं, तो अब हल होता है जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया और कुरान ने सिखाया कि एक इंसान की जो जान है ना वो एक इंसानियत की जान है। अगर आप एक इंसान की जान बचती है, पैगम्बर इस्लाम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने मैदान जंग में भी कोई गैर ज़रूरी इवन कुफार के कत्ल से भी मना किया, अगर आपको वाक़यात याद हो, क्योंकि इंसानी जान बहुत कीमती इस्लाम ने करार दिया। हमने उन फ़लस्तीनी बेचारे इतनी डेकेड से मर रहे हैं, उनके बच्चे तबाह हो गए ना, उनको कोई, हम तो यहाँ लाइफ नारे मार के अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, हमें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि हम अपने ऊपर जो जबर है उसके खिलाफ बोल सकें, लेकिन उनके लिए हम नारे मारते हैं और वो बेचारे वहाँ इस हाल में जाते हैं। अब हम ईरान के लिए भी यही कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो जबर है इस मुल्क में, ना कोई गवर्नेंस है ना लॉ है, उसके बोलने की हमें हिम्मत नहीं, लेकिन उनके लिए हम नारेबाजियाँ कर रहे हैं और वो पेश कर रहे हैं कि पता नहीं ईरान कितनी ज़बरदस्त जंग लड़ रहा है। तो हमें थोड़ी सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। वो अभी भी शायद मौका है कि नहीं, अब तो बहुत देर भी हो गई, वरना ये मौका था जब आप जंगें भी कर चुके थे। तो अब सब देखें उस मुल्क पे अब ऑटोमन्स का कंट्रोल नहीं था, मुस्लिम एम्पायर ख़त्म हो चुकी, फॉरेन एम्पायर आ गई थी वहाँ पे, अब उसका राज चलना था। उस वक्त आपने एक फेज़ में जाना होता है, रेस्क्यू फेज़ में। जिस तरह आप अरब में गए ना, आपने अपने अरब जो थे, आपने उसके बाद आप बड़े जंगजू थे, आपने लड़ना छोड़ दिया, आप चुप करके बैठ गए, आपको पता था ब्रिटिश का ऊपर राज है, हमने अपनी हुकूमतें करनी है, आपने वहाँ हमने लड़ाई मोल ली, हमने उस कौम को एक पीस की तरफ नहीं आने दिया। ठीक है, वो अपनी लड़ाई फेज़ में थे, जो भी उनके ग्रुप्स थे वन कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जो मुसलमान थे जिनका उस वक्त पूरा एक सिस्टम था, उनको पीस पे लाना चाहिए था, को एग्जिस्ट करते। क्योंकि जब आप रिलीजियस वॉर बना लेते हैं कि ये यहूदी हम पे कब्जा करना चाहते हैं और ये मुसलमान करना चाहते हैं, जो उनके लीडर्स ने भी किया और इन्होंने भी किया। हालांकि मुझे ये पता है फ्रॉम माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिविंग इन अमेरिका एंड इन एकेडमिक वर्ल्ड कि इजराइल के अंदर आज भी, पहले तो बहुत लोग थे जो इस पीस के हक में थे और वो बिलीव करते थे कि हम अरबों के साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और सेम विद पैलेस्टीनियंस। जो मेरे एक प्रोफेसर जिनका आपने नाम लिया था, उन्होंने पैलेस्टाइन और इजराइल के जो इलाका था उसके कॉमन बाउंड्री पे एक स्कूल डेवलप किया था जिसमें दोनों के बच्चे पढ़ते थे। मतलब देयर वर सो मेनी वॉइसेस।
जिसको हमने मिस किया। फिर इजराइल के अंदर आज भी वो उनके जो रिलीजियस ज्यूज़ हैं वो आज भी पैलेस्टीनियंस की उसके हक में हैं, क्योंकि उनका जो बिलीफ है वो इजराइल का इस तरह यहाँ पे बनने पे वो बिलीव नहीं करते। वो बिलीव करते हैं कि जब मसाया आएंगे तो फिर होगा। हमने इस किसी चीज़ को कैश नहीं किया और उसको एक रिलीजियस सेंटिमेंट और अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए उन बेचारों को हम मरवाते रहे हैं, आज भी यही कर रहे हैं। अब गाज़ा के सीन देख दे के हमें दुख होता है, लेकिन हमें पता नहीं कि हमने करना क्या। तो मेरे ख्याल में जो बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, और इसकी बड़ी, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप कुरान को पढ़ेंगे, हदीस को पढ़ेंगे, इस पे अरबों की भी और हमारी बहुत पूछ होनी है अल्लाह से, क्योंकि अरबों को ऑयल जैसी ताकत दी, दौलत दी, इक़्तिदार दिया, अमेरिका के वो सबसे बेहतरीन अलाए बने, और उन्होंने उस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, उनके अमन के लिए कुछ नहीं किया। हमें अल्लाह ने न्यूक्लियर पावर दी, बेहतरीन फ़ौज दी, और हमने क्या किया? खुशामद, सिर्फ और कुछ नहीं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। हमारे जितने भी हुक्मरान आज तक आए हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, मुल्क के लिए क्या लिया? कुछ भी नहीं। ना इस मुल्क में कोई इंडस्ट्री बनी, ना इस मुल्क की कोई एग्रीकल्चर ऊपर गई, ना इस मुल्क का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह डेवलप हुआ, ना इसमें एजुकेशन है, लॉ एंड ऑर्डर। तो वो हम सिर्फ खुशामद और अपने बस एक, हमने इस न्यूक्लियर पावर को भी एक बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल किया बस कि मैं बच जाऊँ। अब उसका रिजल्ट ये है कि दुनिया बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, और अब हम सिर्फ बातें सुन रहे थे आज से कुछ, आज वो ईरान पे आ गए हैं, उन्होंने ईरान को तबाह कर देना। अब वो ईरान के अंदर से एक नया मुल्क भी क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो बलोच का, उधर वो कुर्दिस्तान का और इधर वो बलोच एक करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका तो ये पुराना तरीका है कॉलोनियल्स का कि वो डिविजन्स करते जाते। उन्होंने एक अरब स्टेट इनसे वादा किया था अरबों से, लेकिन बना कही दी, ठीक है ना। तो इसी तरह वो एक स्टेट का बिलीव नहीं करते कि उनको फ्रैगमेंट्स में कर दें। तो आई थिंक अभी भी जो लोगों को इस रिलीजियस एलिमेंट से निकलना चाहिए। पाकिस्तान को अभी भी एक रोल पाकिस्तान प्ले कर सकता है, जैसे मैंने पिछले वीलॉग में भी कहा, हमें अल्लाह ने न्यूक्लियर पावर दी है, हमारी एक से है, हमसे इंडिया भी लड़ने से घबराता है, इजराइल भी घबराता है, वरना उन्होंने कब से हमारा आके कर देना था। तो इस वक्त बहुत अहम मौका है, वी शुड स्टैंड अप। हमें जो मुल्क हैं अरब के अलावा, जो टर्की है, ये इस तरह के मुल्क जो स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं, उनके साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। हमें फ़ौरन से पहले अमेरिका को, इजराइल को, अरबों को, ईरान को इंगेज करना चाहिए और एक पीस पे लाना चाहिए। और हमें, अगर हम पहले भी कभी अरब लीग खड़े हो जाते इस बात पे, ये एक्सेप्ट करके रियलिटी कि इजराइल भी अब एक रियलिटी है, तो हम एक पीस नेगोशिएट करते और उनसे पैलेस्टीनियंस के लिए अगर हम ये कर देते कि हम इजराइल को, आज भी कर रहे हैं ना उनको रिकग्नाइज, अगर उस वक्त मिल के कर लेते कि हम इजराइल को रिकग्नाइज कर लेंगे, अमेरिका से कहते, लेकिन हमें पैलेस्टीनियंस के लिए वो सब कुछ चाहिए जो यूएन ने उस वक्त किया था, उतनी लैंड और साथ। तो मैं यकीन से कहता हूँ कि इजराइल हंस के दे देता, क्योंकि उस वक्त वो इतने अज़ाइम पे नहीं पहुंचा हुआ था। उस वक्त ये बेंजामिन नेतन्याहू जैसा बंदा भी नहीं आया हुआ था जो एक प्लांटेड ज़ायनिस्ट है। ये ओरिजिनल इजराइल का बंदा नहीं है। ये अगर आप इसकी जाके हिस्ट्री देखेंगे, ये अमेरिकन जो ज़ायनिस्ट हैं एपेक के, उन्होंने इसको प्लांट किया हुआ, इसलिए उसकी गवर्नमेंट भी नहीं बदल देते, क्योंकि उनका एजेंडा इज़ डिफरेंट। वो इसलिए मैं कहना कि, लेकिन इजराइल के अंदर अभी भी वॉइसेस हैं, जो वॉइसेस ये बाहर नहीं आने दे। आप देखें, इसके खिलाफ बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं नेतन्याहू के खिलाफ। उसके अंदर बहुत लोग हैं, उन बेचारों की वॉइसेस नहीं बाहर आने दी जाती, जो इसके हक में नहीं है। तो अब हम शायद अभी भी, अगर पाकिस्तान इसको लेके आगे बढ़े, जितनी बड़ी हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और हम क्लेम भी करते हैं, और ये पीस टॉक कराए, आगे बढ़े, और उसको इजराइल को उसको कहें कि हम इसको रिकग्नाइज कर लेंगे इसकी बाउंड्रीज में, लेकिन ये हमें पैलेस्टीनियंस के लिए चाहिए, उनके लिए, और आइंदा के लिए एक नो वॉर पैक्ट करें, ताकि इस रीजन में एक पीस आए। देखिए, जब तक इस मॉडर्न एज की जो हमें उस जो फेज़ है ना, सलाउद्दीन अयूबी, टीपू सुल्तान, उससे निकलना होगा। उसकी स्टेज आती है जब आप इतने ताकतवर होते हैं, ठीक है ना, कि आप लड़ सकते हैं। अभी आप नहीं लड़ सकते। आपको अपनी कौमों, आप चाइना से क्यों नहीं सीख रहे? हम लोग, चाइना इतनी बड़ी पावर है, वो क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि उसे पता है अमेरिका की पूरी कोशिश है कि चाइना वॉर में आ जाए। जिस दिन वो वॉर में आया, क्योंकि इस वॉर के बाद, जैसे हम पिछले वीलॉग में देख चुके हैं, कि अमेरिका ने और पीछे चला जाना है उसकी, वो आप, जैसे मैंने कहा, ये शायद अपनी आखिरी जंग लड़ रहा हो। चाइना इसलिए नहीं लड़ा, उसे पता है मैंने वॉर में आया तो मैंने 30 साल पीछे चले जाना है। तो इसलिए ये हमें क्यों ये समझ नहीं आती, हम सिर्फ ये नारों और इस पे चलते रहते हैं। को लोगों को आज मुझे बताएं कि जो आपके हमारे जो वो फ़िरका परस्ती के जो उलमा हैं, जो लोगों को फ़िरकों पे लाते हैं, आज कहाँ हैं वो तो नहीं बोल रहे ईरान के लिए, चुप करके बैठे हैं। अवाम में जज्बा है, अवाम बेचारी क्या करे, वो इमोशनल अपने फ्रस्ट्रेशन को इन्हीं चीज़ों पे निकालती है। वो चुप करके बैठे हुए हैं, वो ना ईरान के लोगों के लिए दुआ करते हैं, ना आके उनकी सपोर्ट में बोलते हैं। हमारी जो हुकूमतें हैं उनमें करेज ही नहीं है।
कि वो बोल सकें, तो ना बोले, मैं ये नहीं कहता कि बोलें, लेकिन कम से कम उठ के इसकी पीस के लिए तो कुछ करें। सारे चुप करके बैठे हैं, उन्होंने अभी ईरान का शिप जो था गिरा डुबो दिया, कोई नहीं बोला, हालांकि वो टोटली अगेंस्ट एनी लॉज है। इंडिया के अंदर उनके थिंकर्स बोल रहे हैं, क्योंकि वो ईरान का जो शिप था वो एक फ्लीट में आया था, वहाँ जो उनकी नेवी का था, जो शायद 17 या 19 मुल्कों का फ्लीट आया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट भी बिल्कुल आप देखें पैरों में गिर पड़ी है। मतलब उनके मेहमान था वो फ्लीट, और उन्होंने तबाह कर दिया, और इंडियन बिल्कुल नहीं बोल रहे, और उन्होंने ना सिर्फ उनका कोई रेस्क्यू में भी नहीं गए, वो श्रीलंका ने उनका रेस्क्यू किया है बेचारों का। तो ये जो हाल है इसका, अगर हम मुसलमान बन के नारे मारते रहेंगे जब तक, नारों से कुछ नहीं होगा। आपको अगर आज अमेरिकन सुपर पावर अगर आप समझ रहे हैं जी ये बस गिर जाएगी तो हमें नहीं होगा, अभी तो उनका बड़ा टाइम है, मे बी 30 साल लगे, 40 साल लगे, वी डोंट नो। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा समझें, इस जज्बातियत से निकलें, अपनी दानिश विजडम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो आप पीस प्रोसेस कराएंगे उसी में हमारी भी सेफ्टी है, वरना हम भी इनका विक्टिम बनने वाले हैं। अगर आप समझ रहे हैं ना कि न्यूक्लियर को भी वो जिस तरह की हमारी कौम है, हम जितने छोटे छोटे पैसों पे बिकते हैं, मतलब वो CIA के लोग कहते हैं ये अपने बच्चों के एडमिशन्स पे बिक जाते हैं, ये अपनी, और अब हम देख रहे हैं हम अभी भी क्या ले रहे हैं उनसे, मुल्क के लिए तो कोई इंडस्ट्री नहीं ले रहे हम अमेरिका से, वो हमारे ऊपर टैरिफ उसने इंडिया से बढ़ा दिया ज़्यादा, और एक तरफ हम गिरे हुए हैं उनके पाँव में, और उन्होंने ये हाल किया हुआ है, हमारे वीज़ाज बंद कर दिए, जो हम कहते थे हम ब्रेन एक्सपोर्ट करेंगे, उन्हें ब्रेन एक्सपोर्ट का भी दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये चीज़ें अगर नहीं हम समझेंगे, और हमारे जो अवाम, एक्चुअली अवाम हमारी देखें अपने आप के अंदर उनके लिए तो आप बोलते हैं इजराइल के ख़िलाफ़, जो आपके ऊपर जबर है उसके तो आप बोलते ही नहीं, अपने हकूक़ के लिए तो आप बोलते नहीं, तो वो क्या बोल रहे हैं आपका? आपसे तो अल्लाह ये पूछेगा ना कि आप यहाँ थे, यहाँ बैठ के आपको मैंने लाखों मसाजिद दी थी, सब कुछ दिया था, तो क्यों नहीं, पता नहीं हज़ारों की तादाद में हमारे मदरसाज हैं, तो क्यों वॉइस नहीं है? हमें ये पूछा जाएगा ना, तुम्हें अकल दी थी, शऊर दिया था, क्यों नहीं बोल रहे थे? मेरे पे दुआएं कर रहे थे कि मैं तुम्हारे ऊपर से जबर ठीक करूं, मैं तो नहीं करूंगा जब तक तुम लोगों के अंदर, मैंने तो कह दिया तुम्हें कि जो कौम अपनी हालत नहीं बदलेगी मैं तो नहीं बदलूंगा। तो ये सिंपल से रूल्स हैं अल्लाह के। अब वो बेचारे अल्लाह मियाँ उनके लिए आसानी करे, वो जब मैं तो जब उसको देखता हूँ, मैंने तो जब वो हमास ने अटैक किया था एक वो 3 साल पहले अक्टूबर, मैं तो उसी वक्त मेरे घर वालों से आई वेंट इनटू डिप्रेशन, मैंने कहा कि इसका जो रिजल्ट आना है अब तो बहुत सीरियस, और वही हुआ, हमने फिर देखा दुनिया ही बदल गई उसके बाद। आप देखें अब वो कहाँ पहुँच गए। तो हम मुसलमान उस वक्त भी बड़े खुश हो रहे थे, हमास ने अटैक कर दिया, अब देखें ये इजराइल को, कुछ नहीं होगा, हमारे पास वो ताकत नहीं है, और अल्लाह ने दुनिया मुसब्बिबुल असबाब बनाई है, उसने ये कहा है। हाँ मैं वही भी, सॉरी मेरी बात लंबी हो रही है, कुरान में ये कैटेगोरिकली अल्लाह ने कहा है कि जो, अगर एक तो यहूद के लिए कहा कि अगर तुम मेरी किताब पर अमल करते रहते तो मैं तुम्हारे लिए ख़जाने खोल देता, मुसलमानों का अगर तुम अमल करोगे तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया के ख़जाने खोल दूंगा। और आप ज़हन में रखें, हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं, 12 साल के अरसे में हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 12 साल के अरब के बद्दुओं के लिए 2 एम्पायर्स गिर गई थी, रोमन्स, बिजेंटाइंस और सैसनाइड पर्शियन एम्पायर, ये दोनों मुसलमानों के कंट्रोल में आ गई थी। उन बद्दुओं जिन्हें जंग भी नहीं लड़नी आती थी, वो तो ट्राइबल थे। तो ये अल्लाह का जो वादा था उसने कैसे एक कौम के लिए पूरा किया, लेकिन उन्होंने बाद में जो किया वो एक अलहदा इशू है। तो हम भी अगर आज सीधे रास्ते पे चलें, अपने ज़हनों को अमन के लिए इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे लिए भी दुनिया चेंज हो जाएगी और ये रीजन भी चेंज हो जाएगा। मैं बिल्कुल आखिर में मैं एक बात जो बड़ी अहम करना चाहूँगा, जब हम बात कर रहे हैं मजहबी एक्सप्लॉयटेशन की, तो हम इस वक्त देख रहे हैं कि हमारे जो जितने भी सोशल मीडिया हैं इस पर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि एक ऐसी जंग होगी, उस जंग का वक्त आ गया है, और जिसे आर्मागेडन या आर्मागेडॉन कहा जाता है। ये सब बातें प्लीज़ आप लोग इस पे ध्यान न दें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। किसी को नहीं पता ये कब होगा, और ये मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बता सकता हूँ कि इस्लाम की पहली ही सदी में ऐसे लोग थे जिन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी थी कि इमाम मेहंदी का वक्त आ गया है, उस जंग का वक्त आ गया है, हज़रत ईसा की कमिंग का वक्त आ गया। ऐसा 1400 साल से जब मुसलमान क्राइसिस में जाते हैं तो ये बातें करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। ये हमें नहीं पता कि ये कब होना है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। उसने पैगंबर इस्लाम को भी नहीं बताया था कि क़यामत कब आएगी। हालांकि आपको याद है कि वो जो मुशरिकीन थे वो पूछते थे, लेकिन पैगंबर ने कहा कि मुझे नहीं पता, ये सिर्फ खुदा की ज़ात को पता है। तो इसलिए ये जो नोशन हम बहुत ज़्यादा सेल होता है लोगों में, क्योंकि हम जज्बाती लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते, तो अल्लाह करे इमाम मेहंदी आ जाएँ, अल्लाह करे कोई जंग हो जाए और हमारा बदला कोई आके सलाहुद्दीन अय्यूबी ले ले। ऐसा नहीं होना। ये जब होगा इसका वक्त किसी को नहीं पता। इस वक्त हमें खुद उठना पड़ेगा, एक अमन के ऊपर आना पड़ेगा,
जंग करने की हम में सलाहियत नहीं है, ना ही हमारा इतना दिल जिगरा है। हम जो कौम बेचारी खड़ी होती है, जिस पे जंग मुसल्लत होती है, उसको भी शह देते हैं। और जो वेस्टर्न हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, जिस तरह वो इस वक्त बताई जा रहे हैं कि जी ईरान के पास इतने मिसाइल हैं, इतना ये कुछ है, ये, ताकि हमें लग रहा है ईरान पता नहीं इन्हें हरा देगा। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन खुदा के लिए अपने अमन के लिए कोशा हों, अपने ख़ित्ते के अमन के लिए कोशा हों, अपनी आवाज़ अमन के लिए बुलंद करें, अपने हुक्मरानों को मजबूर करें कि वो अमेरिका से, इज़राइल से, अरबों से मुज़ाकरात करें ताकि फ़लस्तीन में अमन आए, ईरान में अमन आए। यही हमारी सलामती है। और उस अमन के बाद हम अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें, अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, अपने मुल्कों को तरक्की दें, जिस तरह के हमारे सामने मलेशिया ने दी है। एक मुसलमान मुल्क है, उसने अपने मुल्क को ऊपर उठाया है। तुर्की ने अपने मुल्क को ऊपर उठाया है। पहले जब तक आप एक ताकत नहीं बनेंगे, आपके पास ये कभी भी सलाहियत नहीं आएगी कि आप किसी को जंग के साथ हरा सकें। तो मेरा ये आखिरी मैसेज है कि इतने जो जज्बाती मैं आजकल देख रहा हूँ, लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि पता नहीं वाकई वो वक्त आ गया। ये मैं आज से नहीं देख रहा। ये जब ईरान इराक की जंग हुई थी, पहले इराक अमेरिका की, उस वक्त भी यही कुछ हो रहा था। जब अफ़गानिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया तब भी यही कुछ हो रहा था। इराक भी तबाह हो गया, अफ़गानिस्तान भी तबाह हो गया, और हम फिर उसके बाद हाथ मलते रह जाते हैं। तो मैं आई एम सॉरी, मैं अगर थोड़ा सा इमोशनल होकर मैंने ये बात किया है, लेकिन मैं पूरे अपने सेंसेस में ये आपसे कह रहा हूँ कि इसका किसी को नहीं पता ये कब होगा। इसलिए इस वक्त जो हालात हैं उसके मुताबिक अमल करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, उम्मीद है आज के इस वीलॉग से हमारा जो मैसेज है वो सैनिटी, कॉमन सेंस, प्रैग्मेटिक और रैशनल अप्रोच, क्रिटिकल थिंकिंग और इस मजहबी नहीं सियासी कॉन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशन के लिए हमारी पाकिस्तानी कौम के सरबराहान, मुस्लिम उम्मा के सरबराहान, ये इसके पीस के लिए एक सीरियस एफर्ट करेंगे ताकि हम इस बहुत लंबे सियासी कॉन्फ्लिक्ट से निकल सकें और पीस आए। थैंक यू।